वेलकम बैक टू स्टेप वाइज कैलकुलेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स 4 to 15। चैप्टर है हमारा स्टोइकियोमेट्री। कुछ लोग इसे स्टोइशियोमेट्री भी पढ़ते हैं। बहरहाल एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्टेप वाइज कैलकुलेशन। जिस तरह केमिकल रिएक्शंस में स्टेप वाइज मैकेनिज़्म होता है ना, उसी तरह स्टेप वाइज कैलकुलेशन हम सीखेंगे। ठीक है, जो आपने एक बार सीख ली तो इंशाल्लाह कोई भी न्यूमेरिकल हो वो आप सॉल्व कर लेंगे। जस्ट आपने ना स्टेप वाइज कैलकुलेशन इस मेथड को याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा। कभी कभार रट्टा मारने से बेहतर होता है सीख लेना, स्टेप वाइज उसको समझ लेना। एक बार आप समझ गए तो आप सारी कैलकुलेशंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो स्टेप मैंने दोबारा सामने शो किए हैं। इन्हीं स्टेप्स को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर मोल रेशोज़ लिखने हैं, जनरल मोल रेशोज़। उसके बाद हमने किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मास या कोई भी अमाउंट दी हो उससे उसके मोल निकालने हैं, जो रिक्वायर्ड मोल हैं या जो हमारे स्पेसिफिक उस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जितने चाहिए। देन उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको आप पढ़ें और इसमें जो भी गिवन डाटा है ना, न्यूमेरिकल अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या फाइंड करना है और आपको क्या क्या गिवन है। तो जो गिवन डाटा होगा उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ सोडियम ऑक्सैलेट और मोलर मास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो सॉल्यूशन की तरफ जब आप जाएँगे ना, तो न्यूमेरिकल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि हमने कौन-कौन से फार्मूला अप्लाई करने हैं, क्या-क्या फाइंड करना है। तो वो फार्मूलाज़ आपने सबसे पहले लिख लेने हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो आपने लिख लेने हैं। इससे ईज़ी हो जाता है काफ़ी। पहला न्यूमेरिकल है, इसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला हमने लिख लिए, मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले हमने लिख लेनी है। कैल्शियम सोडियम ऑक्सैलेट रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ऑक्सैलेट बनेगा प्लस सोडियम आयंस हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले में मोल रेशो लिख लेना है। 1 आयन कैल्शियम, 1 मॉलिक्यूल सोडियम ऑक्सैलेट। इसी तरह आगे हमने मोल रेशो लिख लिया। उसके बाद जो नीचे रिक्वायर्ड मोल रेशो है ना, इस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमारा ये रिएक्शन है इसमें जितनी हमने अमाउंट लेनी है, तो ये हमने कैसे फाइंड किया है, ये हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है यही है कि हम मोल्स फाइंड करें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंसंट्रेशन, या जो स्पेसिफिक हमने रिएक्शन करवाना है उसके लिए जो भी अमाउंट दी गई है। तो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसी की भी अमाउंट हो सकती है, वो चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वो उसका परसेंटेज प्योरिटी हो, या मोल्स हो या मास हो। ठीक है, मोल्स हों तो फिर तो बहुत ईजी हो जाता है, बट यहाँ पे हमारे पास मास गिवन है कैल्शियम का भी और सोडियम ऑक्सैलेट का भी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के जो है ना मास, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे ना अब दोनों हैं हमारे पास। जब रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा हों, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम एक्सेस में बोलते हैं, जिसकी कम हो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है ना, हम उसके अकॉर्डिंगली हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं रिक्वायर्ड वो हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब उसकी अमाउंट ख़त्म हो जाएगी रिएक्शन के दौरान तो रिएक्शन फिर रुक जाएगा। ठीक है, जो एक्सेस में होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट अपनी कैलकुलेशंस को लेके आगे चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम ऑक्सैलेट लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके मोल आए हैं 0.112। तो अब हम क्या करेंगे, जो जनरल मोल रेशो हमने फाइंड किया था ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड है। कैसे, चलते हैं उस स्लाइड पे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड मोल रेशो है ना, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू आई है ना, उसको पूरी मोल रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड मोल रेशोज़ है ना, सब के हमें समझ आ जाए, मतलब पता चल जाए इक्वली, स्टोइकियोमेट्रिकली या स्टोइशियोमेट्रिकली। तो यहाँ पे देखें 0.112 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है। तो नीचे क्योंकि हमारा हमारा जो कैलकुलेशन है ना, वो कैल्शियम और सोडियम ऑक्सैलेट को लेके हम चल रहे हैं, इन रिएक्टेंट को। तो हम इन्हीं पे फोकस किया है और इन्हीं के मोल हमने निकाले हैं।
आप कैल्शियम ऑक्सैलेट और सोडियम के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने जो मोल्स ऑफ कैल्शियम अनरिएक्टेड फाइंड किए, कैसे? जो 15 ग्राम कैल्शियम के मोल 0.375 आए थे, जो यूटिलाइज़ हो गए वो हमने माइनस कर दिए, तो कितने बाकी रहे हमारे पास? 0.263 मोल्स हमारे पास बाकी रहे। अब देन हमने इसको क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ कैल्शियम्स आयन कैलकुलेट करने ना, जो हमारा क्वेश्चन है, टास्क है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला लगाएंगे इक्वल मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। देन हमने सॉल्व किया इसे, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ़ कैल्शियम आयंस अनरिएक्टेड है वो आ गई, ठीक है। पहले हमने मोल्स फाइंड किए अनरिएक्टेड कैल्शियम के, देन एंड पे हमने उसको मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए। बहुत ईजी था। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। केमिस्ट्री जस्ट वांट्स योर टाइम इन फोकस। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, काम रहें आप, अब रिलैक्स रहें, दिल दिमाग को रिलैक्स रखें, फोकस अपना और टाइम दें, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इजी है। न्यूमेरिकल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे सामने है, इसको पढ़ें, ठीक है। देन गिवन डाटा लिखें, उसके बाद सॉल्यूशन में जो फार्मूला यूज़ होने हैं ना वो आप लिख लो, ठीक है। मोल का और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का अगेन यूज़ हो रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बने, कितने कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए, ठीक है, मतलब एक रिएक्शन में, ठीक है। तो नीचे मोल रेशियो आप लिख लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अच्छा, यहाँ पर आपको ना डिवाइड नज़र आ रहा है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये हम अगली स्लाइड देखकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोल रेशियो हमने लिख लिया 2:3, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मोल रेशियो हमने फाइंड करना है। ये कैसे किया, हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे जाके चेक करते हैं। केमिकल कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपका सबसे पहला फोकस बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फिर उसके बाद मोल्स और रिक्वायर्ड मोल रेशो ना सही एग्जैक्ट आने चाहिए। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट उन्होंने दिए हुए थे, जितना यूज़ हुआ, जितना लेफ़्ट हुआ बाय द वे, तो हमारे पास ये आई है मोल, हमने माइनस किया है 0.035 मोल, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हमने वहाँ पे ना इक्वेशन में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वापस। मोल रेशो देखें पोटेशियम क्लोरेट का और रिक्वायर्ड मोल रेशो, तो इस जो 2 मोल रेशो है ना, अब हमारा रिक्वायर्ड है 0.035, वो हमने यहाँ पे लाना है। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारे पास 0.035 मोल आ जाए, और उसी नंबर के मुताबिक बाकी इक्वेशन को भी हमने जो है हमारा रिक्वायर्ड मोल रेशो कैलकुलेट करना है बैलेंस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिकली। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने साइड पे ना ये ट्रिक लिखा हुआ है कि आप ये नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, जो आप डिवाइड करोगे जिससे, तो आपका पूरी इक्वेशन का मोल रेशो रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो मोल रेशो ओरिजिनल है ना, ठीक है, ओरिजिनल मीन जनरल, हमारे पास कितना मोल रेशो था पोटेशियम क्लोरेट का 2, ठीक है। इसको हमने किस अमाउंट से डिवाइड करेंगे, उसको एक्स लिख लें, इक्वल कितने मोल आने चाहिए, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम जो यूटिलाइज हुए हैं, तो वो आपने कर लेना इक्वल। फिर आपने इसको रीअरेंज करना है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 57 आई है, इसको आपने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास सारे जो है ना रिक्वायर्ड बैलेंस्ड मोल रेशोज़ आ जाएंगे, जिनको आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो अब हम जो हमारा जनरल मोल रेशियो है उसको डिवाइड करेंगे 57 से। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, इन सब के जो मोल्स हैं ना वो हमारे पास आ गए हैं, जो इस रिएक्शन कंडीशन के मुताबिक हैं। उसके बाद अब हमने जो मास ऑफ KCl जो प्रोड्यूस हुआ है ना, ठीक है, वही मोल्स का फार्मूला लगाना है, रीअरेंज करना है, तो हमारे पास मास आ गया 2.61 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस हुए, तो सिंपल जो हमारे केमिकल रिएक्शन के एंड पे हमारे पास मोल रेशियो हमने कैलकुलेट किया है ऑक्सीजन का, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी सवाल हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, जवाब ज़रूर दूंगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, ये गिवन डाटा हमने नीचे लिख लिया। यहाँ पे 10⁻24 मैंने ब्लैक में लिखी है, हाईलाइट की है, ठीक है, तो ये आप नोट कीजिएगा, बताऊंगा क्यों की है। देन जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगेन वही आ गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्शन तो मतलब शुरू से ही पढ़ाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन,
मोल रेशो आप नीचे लिख लो, ठीक है। अब ये जो रिक्वायर्ड मोल रेशो है ये हम नेक्स्ट चल के देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है, 4 क्यों आया है, ये हम पिछले न्यूमेरिकल में कर भी चुके हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड मोल रेशो फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं क्या हुआ है कि और क्या नहीं हुआ। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 एवोगैड्रो या 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर ऑफ 23, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 20 ग्राम दिए, इनमें से हमने मोल कैलकुलेट किए। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उससे भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। बट ये है कि उसकी आप पावर देखें 10 की पावर 24, तो वो इन एक्सेस है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का हाफ मोल हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो ये तो अवोगाद्रो की वैल्यू से कम होगा। तो यहाँ पे इसको हम कंपेयर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, रिएजेंट है यहाँ पर। तो इसके मुताबिक हम स्टोइकियोमेट्रिकली इक्वेशन जो रिक्वायर्ड मोल रेशो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.5 मोल सोडियम हाइड्रॉक्साइड का आ जाए तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम x डिवाइडेड बाय x करेंगे इक्वल जो हमारे पास 0.5 मोल जवाब आया है सोडियम का, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, देन वो रीअरेंज करके हमारे पास आंसर 4 आया है। तो इस 4 का हमने पूरी जो मोल रेशो है ना उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो रिक्वायर्ड मोल रेशो हमारे पास आ जाएगा। देन हम उसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में। फाइंड हमने करना था कि इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं। तो वाटर के मोल हमने हमारे पास है 0.5 और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे है। तो ये हम इस तरह से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टेप वाइज़ चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईज़ी रहेंगे। अगर आप मिक्स करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो ये भूल जाएगा, ठीक है? नहीं हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप स्टेप वाइज़ चलें, ये स्टेप्स याद रखें, मेथड ये याद रखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईज़ी है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल नंबर 7 बहुत ईज़ी है, इतना लंबा नहीं है। आप गिवन डाटा जो भी है वो निकाल लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने फाइंड करना है मास ऑफ जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। मोलैरिटी का फार्मूला लगाओ, ठीक है, फार्मूला लिख लो, देन इसमें जो भी डाटा है वो पुट कर दो। डाटा पुट करने के बाद आप डाटा पुट करने से पहले रीअरेंज कर लो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये बेटर रहता है। उसके बाद आप डाटा पुट करो, देन आपके पास आंसर आ गया। भाई देखो क्या आंसर आया है, कमेंट करना। थक तो नहीं गए ना, हिम्मत बना के रखें, मजबूत बने, सोल्जर, केमिस्ट्री सोल्जर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, जिस तरह हमने दूसरा न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 किया ना, बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। डाटा आपने लिख लेना है, ठीक है, और जो यूनिट है ना रिस्पेक्टिव जो हम फार्मूले लगाते हैं उसमें अगर कोई यूनिट नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब को 0.1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में मतलब डेसीमीटर क्यूब यूनिट यूज़ होता है या लीटर, दोनों इक्वल हैं। तो उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ HCl और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपके पास मोल्स आ जाए मोल्स, तो आप ये मास निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है, फिर मोल रेशो, देन आपने जो अमाउंट दी है ना HCl की उन्होंने उसको हमने कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोलैरिटी का फार्मूला लगाया है जो कि इक्वल होता है मोलैरिटी इक्वल मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको मैंने रीअरेंज करके HCl का मैंने मोल्स निकाल लिए। देन मैंने इसको क्या बोलते हैं एक नंबर फाइंड किया है जिससे मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ताकि HCl का 0.5 मोल आ जाए, और उसी के मुताबिक बाकी सारे जो भी हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना उस मोल्स के मुताबिक हमारे स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड हमारे पास उनकी वैल्यू आ जाए। अब हमारी कंसर्न कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के साथ थी, तो मैंने इसी के मोल रेशो को लेके आगे चला, बाकी प्रोडक्ट को फ़िलहाल मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो डिवाइड हमने किया 40 से, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के मोल्स हमारे पास बैलेंस्ड आ गए स्टोइकियोमेट्रिकली। अब इसके बाद हमने मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड कर लिया,
मोल्स ऑफ HCl हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप वाइज कैलकुलेशन रिलैक्स होकर आपने याद रखनी है। स्ट्रेटजी या हिकमत अमली ना वो ज़रूरी होती है, और केमिस्ट्री में हिकमत अमली ये भी है न्यूमेरिकल्स में कि आप स्टेप वाइज चलें, रिलैक्स होके चलें। ठीक है, शॉर्टकट या आप खिचड़ी बना देंगे ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर स्टोइकियोमेट्रिकली आप काम नहीं कर सकते। पैशंस केमिस्ट्री में बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो पैशंस अपने अंदर ज़रूर रखें, सब्र। तो ये न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इजी था। ठीक है, आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व मैंने किया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास है, शॉर्ट सा है, बहुत लंबा नहीं है। तो ग्रेफाइट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन लेड पेंसिल। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 315 मिलीग्राम ग्रेफाइट, हाउ मैनी कार्बन आर इन इट। तो हमने ग्रेफाइट का जो मास दिया है, ठीक है, मिलीग्राम हम नहीं यूज़ करते, मोस्टली ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर मोलर मास कार्बन का सबको पता है 12 AMU, ये तो याद रखने वाली बात है। मोल्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने, तो सॉल्यूशन में आपने फार्मूला लिख लेने। शॉर्ट है तो अगर आप इसके स्टेप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा फार्मूला आप एक लाइन पे एक, दूसरी पे दूसरा लिख लें। ठीक है, फिर अगली कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले आप मोल्स कार्बन के फाइंड करें, बिल्कुल ईजी है। मोल का फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें। मोल्स आपके पास आ गए तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, एटम्स या कोई भी पार्टिकल या आइंस, यहाँ पे एटम्स फाइंड करने हैं तो इट्स वेरी इजी। तो आप नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड कर लें, जो मोल इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जो फार्मूला है वो लगा के, तो हमारे पास जवाब आ गया है। बहुत इजी है। आपने बस स्टेप वाइज कैलकुलेशन और 2-3 जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं वो याद रखने हैं, तो बिल्कुल इजी है सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स स्टोइकियोमेट्री के। हमारे पास है मैंगनीज, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, तो इसको मैग्नीशियम से कंफ्यूज नहीं करना आपने, कभी कभी लोग हो जाते हैं। मैंगानीज, MN इसका सिंबल है। तो हमारे पास ये भी शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, पढ़ लें इसको, देखें गिवन डाटा है हमारे पास। एटम्स ऑफ मैंगानीज हैं, मोलर मास है, और फार्मूला हमने लगाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स याद करें किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास, तो ये हमने यहाँ पे डाटा पुट कर दिया। हमारे पास मोलर मास भी आ गया। मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा 55 AMU, और नंबर ऑफ आपने पार्टिकल्स भी ऐड करना है, रीअरेंज कर लें। ठीक है, फिर डाटा पुट करें, आपके पास आंसर आ गया भाई। इतना ज़रूरी होता है मैंगनीज़ बॉन्ड्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़े मज़े का है, मेटल्स और एसिड का रिएक्शन है। मेटल एलुमिनियम है और एसिड हमारे पास है H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, एलुमिनियम और H2SO4 का रिएक्शन है, एलुमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। ठीक है, तो गिवन डाटा आपने निकाल लेना है। ठीक है, फाइंड हमने करना है एक्सेस रिएक्टेंट एंड मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और उसका कितना मास बचा है। ठीक है, दोनों काम हमने करने हैं। तो मोल रेशियो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद लिख लिया। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड मोल रेशियो हमने कैसे फाइंड किया, थोड़ी सी हम नेक्स्ट स्लाइड पे नज़र लगाते हैं, दौड़ाते हैं अपनी नज़र। Now we have the masses of both reactants aluminium and H2SO4, so we have to calculate their respective moles। तो एलुमिनियम और H2SO4 के हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब H2SO4 है ना, जो वो एलुमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2:3 के अमाउंट से। तो यहाँ पर हमारे पास H2SO4 कम है रिलेटिवली, एलुमिनियम से मोल कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अकॉर्डिंगली हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को देखें, हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 1.5 से, जो कि H2SO4 का हमारे पास मोल रेशो आया। तो उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम और H2SO4 का रिक्वायर्ड मोल रेशो आ गया। तो इसको हम लेकर फर्दर कैलकुलेशन में अब आगे चलेंगे। एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास एल्यूमिनियम है, एक बात हमने फाइंड कर ली। मोल्स इसके कितने एक्सेस में रहे, जो हमारे पास आए हैं गिवन 1.5, और जो यूटिलाइज हो गए हैं रिक्वायर्ड मोल्स में वो 1.33 हैं। तो माइनस करेंगे, हमारे पास जो एक्सेस मोल्स हैं वो भी आ गए। अब इन्हीं एक्सेस मोल्स से ना हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मास में, वही मोल्स का फार्मूला लगा के, तो हमारे पास
एक्सेस मोल ऑफ एलुमिनियम लेफ्ट भी आ गए, और वो जो मोल्स हैं उनका कितना मास बनता है वो भी हमारे पास आ गया। ईजी था बिल्कुल। वीडियो लंबी हो रही है पर मैं दोबारा हर न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है? तो कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट विल प्रोड्यूस्ड विद 150 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम द रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड, ठीक है? तो आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है। कॉपर का मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा 63.5 है, मैंगनीज का 55 था, ठीक है? तो उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट का मास नहीं दिया गया, प्रोडक्ट का दिया गया है कॉपर का, ठीक है? जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा, अगर 155 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग से, तो उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉपर, उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मोल का फार्मूला लगा के 2.44 मोल हमारे पास आया है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना पूरी इक्वेशन जो रिक्वायर्ड मोल रेशो है वो फाइंड करेंगे। तो वो उसके लिए हम 2.44 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मोल रेशो है उसके साथ। अब 2.44 को हमने पूरी एक मोल रेशो जो इक्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सब के जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं आ गए। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी 2.44 मोल्स ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है? उन मोल्स को हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का मास आ गया कि कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है? आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं, जहाँ तक समझ आई पास करके आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल नंबर 14 है, इसके बाद 15 आएगा, तो 14 का डाटा आपके सामने है, फार्मूला जो यूज़ होगा वो भी सामने है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन हमने ना मोल्स रिक्वायर्ड मोल फाइंड करने हैं, ठीक है? तो ये हम तरीका सीख चुके हैं, ठीक है? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मास दिया है ना, उसमें से हमने मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है? फिर हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे हमने ये देखें, मैंने प्रोसीजर आपके सामने मेथड लिखा हुआ है शॉर्ट सा। तो 2.42 हमारे पास है, आपने मोल रेशो को इससे डिवाइड करना है, रिक्वायर्ड मोल रेशो आ जाएगा हमारे पास। ये आप देखें तो कितना एब्जॉर्ब होगा, उसके मोल सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स है 0.413, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.825 है हमारे पास। अब हमने जो सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सकता है ना, उसका हमने मास भी फाइंड करना है। मोल्स का फार्मूला लगा के सिंपली हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मास आ गया। तो 26.44 ग्राम कैन बी अब्जॉर्ब बाय 33 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही, डॉक्टर हैं, शाबाश। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 15, वेरी इजी। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन है, ठीक है? वो हमने लिख लिया, मोल रेशो भी लिख लिया। अब उन्होंने कंडीशन दी है कि आपने इतने मोल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं दोनों रिएक्टेंट के, तो कौन सा इनमें से लिमिटिंग हो रिएजेंट होगा। तो आपने सबसे पहले मोल रेशो लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद हम अब देखते हैं कि उनकी जो कंडीशन है ना, जो हमें दी गई है बुक में, उसमें क्या है हमारे पास। तो पहली कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के 4 मोल यूज़ हो रहे हैं ना, तो वाटर के 2 हो रहे हैं, मतलब डबल हो रहे हैं। तो इसको मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू सुपर ऑक्साइड, ठीक है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड 2 मोल अगर यूज़ होते हैं तो वाटर 1 मोल होना चाहिए, मतलब हाफ। तो कंडीशन 1 में 6.4 मोल्स हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के, वाटर के 2.1 है। यहाँ पे वाटर के हमारे पास 3.2 होने चाहिए, हाफ। तो अब यहाँ पे वाटर कम है, रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इसकी कम है, तो ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इन एक्सेस है। सेम कंडीशन नीचे है हमारे पास सेकंड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड 8.4 मोल है, वाटर 1.5। वाटर यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 4.2, तो वाटर कम है उस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से, ठीक है? तो बैलेंस्ड, तो उसके लिए फिर यहाँ पे वाटर अगेन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट बिहेव करेगा, ठीक है? और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एज इन एक्सेस है। टैलेंट को अगर बीट किया जा सकता है ना, तो वो हार्ड वर्क से बीट किया जा सकता है। किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में होती है। तो मेहनत का अजर, उसका सिला हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है? और मेहनत रंग लाती है। तो आप लोग मेरी मेरी इस कोशिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करें, मेरे लिए भी दुआ करें।
मेहनत लौटती है, ज़ाया नहीं होती। मेहनत करें, दुआ करें और केमिस्ट्री वेव्स 696 बाय मिस्टर शाहज़ेब के साथ जुड़े रहिए।